जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण क्या है। निम्नांकित समीकरण से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है और इससे पूछ रहा है कि इस समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त हो रही है। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये रहा यहाँ पे रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिख लेंगे। उसके बाद में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक समीकरण दिया गया है कि 2SO2 + O2, तो इधर निर्माण कर रहा है 2SO3। तो इसका लिखेंगे कि इस समीकरण से यह पता चलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, ये रहा इधर सल्फर और ये ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में परस्पर संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी कि SO3 का निर्माण कर रहे हैं तथा यह एक संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो जब दो अलग अलग यौगिक मिल करके एक का निर्माण करते हैं तो उसे ही कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रकार से यह समीकरण दर्शाता है कि यह संयोजन अभिक्रिया भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण दिया गया है और इन समीकरणों को हमें संतुलित करने के लिए बोल रहा है। तो देख सकते हैं इसमें कि समीकरण दिया गया है CaOH ग्रुप 2 + HNO3 और इधर निर्माण कर रहा है Ca ग्रुप NO3 ग्रुप 2, इस प्रकार से प्लस H2O। तो इसको हमें प्रूव करना है यानी कि संतुलित करना है। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे कि Ca ग्रुप OH2 + 2HNO3 एरो इधर लिखेंगे कि CaNO3 ग्रुप 2 + 2H2O। तो इस समीकरण को पहले आप लोग समझिए कि किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए उसमें देखा जाता है कि कौन कौन से तत्व हैं और उसके कितने अणु हैं और कितने परमाणु हैं। इन सभी को काउंट करके दोनों तरफ में बराबर किया जाता है। तो इस प्रकार से ही कोई भी समीकरण संतुलित हो जाता है। यदि आप लोगों को समीकरण संतुलित करने नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग भी सीख जाएंगे कि किस तरीके से हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। अब इसका अगला समीकरण है कि Al + CuCl2 और इधर निर्माण कर रहा है AlCl3 + Cu। तो इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 स्टेप बताया गया है ताकि आप लोगों को ज्यादा इजी हो सके, इसीलिए। तो पहले एल्युमिनियम को Al रहने देंगे और यहाँ पे Cu के आगे यहाँ पे 3 लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर 3 हो गया, तो इधर इसको भी 3 करने के लिए इधर 3 हमको लगाना पड़ा ताकि ये इधर जो CuCl2 है ये एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 यहाँ पे किए और इसको ऐसे ही रहने दिए। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या किए कि इसको आगे की ओर बढ़ाएं और उसके बाद में यहाँ पे 2 आगे लगा दिए। तो इस तरीके से यह समीकरण भी आप लोगों को संतुलित हो गया है। प्रश्न है कि विस्थापन एवं उभय विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताएं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया का कि किसी कम क्रियाशील धातु का अधिक क्रियाशील धातु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि उसे हटा दिया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं कि ये Fe है फेरस, वह CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे कॉपर को ये हटा दिया और ये फेरस सल्फेट का निर्माण कर रहा है। और देख सकते हैं कि कॉपर को ये अलग हटा दिया, यानी कि जब इसमें कोई भी धातु है वह अधिक अभिक्रियाशील होता है तो क्या होता है कि दूसरे को मारकर हटा देता है। जैसे कि देखे होंगे कि 2 व्यक्ति जब युद्ध कर रहा होता है तो उसमें कोई तेज व्यक्ति होता है, वो ज्यादा ताकतवर होता है तो वो कमजोर व्यक्ति को हटा देता है। तो इस प्रकार से ही यही होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया में। उसके बाद अगला है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो लिखेंगे कि इसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यही कहलाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये दोनों दोस्त है और ये दोनों दोस्त दोनों ने अलग अलग प्रकार का भोजन लाया है। तो ये दोनों दोस्त क्या करेगा कि अपने भोजन को दोनों में आपस में बांट लेगा अदल बदल करके। तो यही कहलाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि इस समीकरण में देख सकते हैं कि BaCl2 + Na2SO4 था
तो इन दोनों ने अपने आयनों का आदान प्रदान करके यहाँ पे BaSO4 बना लिया और इधर ये प्लस में 2NaCl, जैसा कि देख सकते हैं कि SO4 था इसके साथ में, किंतु ये Ba के साथ में चला गया। तो इस प्रकार से ही ये होता है। प्रश्न है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के लाभ या हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाओं को समझाएं। तो आप लोग देखेंगे कि ये रहा यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे ऑक्सीजन के संदर्भ में लाभ या हानि के बारे में बताएंगे। तो लिखेंगे कि जब ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ के साथ संयोग करता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और दूसरा कि जब ऑक्सीजन किसी पदार्थ से निकलता है तो उसे अवकरण कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग हाइड्रोजन के संदर्भ में लिखेंगे कि जब किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी कि उससे हाइड्रोजन निकलता है, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और जब किसी भी पदार्थ का हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है, यानी कि जब हाइड्रोजन किसी भी पदार्थ के साथ जुटता है तो उसे अवकरण कहते हैं। तो यही होता है, आप लोग समझ लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया है और यह पूछ रहा है कि किस प्रकार की ये अभिक्रिया है। पहला है कि शरीर में भोजन का पाचन, तो यह हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगला है कि Fe प्लस CuSO4 एरो Cu प्लस FeSO4, तो ये हो जाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसने अपने आयनों का आदान प्रदान किया है। अगला है कि CaOH ग्रुप 2 प्लस 2HCl, और ये इधर निर्माण कर रहा है CaCl2 प्लस 2H2O, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अगला है कि CuO प्लस H2, ये दोनों अभिक्रिया करके यहाँ पे देख सकते हैं कि Cu प्लस H2 का निर्माण कर रहा है, तो यह हो जाएगा अवकरण अभिक्रिया। और यदि आप लोग इस चैनल पे अभी तक नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि क्या होता है जब, यहाँ पे क्या होगा जब हम लोग कुछ अभिक्रियाएं करेंगे। जैसा कि प्रश्न 1 में है कि जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, यानी कि डाली जाती है, तो क्या होता है। तो इसको समझने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे कि आप लोगों के सामने समीकरण भी बता दिए गया है, ताकि आप लोग समीकरण के अनुसार भी समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये रहा यहाँ पे जिंक है और इसके विलयन में यहाँ पे कॉपर सल्फेट को डाला जाता है। तो लिखेंगे कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक विस्थापित कर देता है। यहाँ पे जो जिंक है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा और कॉपर है वो अलग चला जाएगा, और ये जिंक है वो सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट का निर्माण करेगा। अगला है कि सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में डाली जाती है, तब क्या होता है। तो देख सकते हैं कि इसका समीकरण दिया गया है कि Ag ये सिल्वर हो गया और कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4। तो जब इसको इस विलयन में डाला जाता है तो देख सकते हैं इधर कि CuSO4 प्लस Ag, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अभिक्रिया नहीं हो पाता है। कल लिखेंगे कि जब सिल्वर को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर सिल्वर को विस्थापित नहीं करता है, क्योंकि सिल्वर है वह कॉपर की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है। अब इसका लास्ट है कि पोटेशियम आयोडाइड का विलयन लेड एसीटेट के विलयन में डाला जाता है, तब क्या होता है। इसका लिखेंगे कि यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण भी साथ में दिया गया है। तो लिखेंगे कि पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में लेड एसीटेट डालने पर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे कि देख सकते हैं ये रहा लेड आयोडाइड, तो इसका यहाँ पे पीला कलर का एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। और ये देख सकते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड है और इसमें हमने लेड एसीटेट को मिलाया है। तो इस प्रकार से ही ये इसका समीकरण भी आप लोगों के सामने दे दिया गया है। तो यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो मिलते हैं फिर हम लोग किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।